बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एहसन खान और मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेटर एहसन खान पे आपको खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ EST टेस्ट प्रिपरेशन जो कि फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से एडवर्टाइज की गई थी, जिनका टेस्ट HEC ने कंडक्ट करवाना है। इससे पिछली वीडियो में मैं सिलेबस के बारे में बात कर चुका हूँ, जिसमें मैंने डिटेल में सिलेबस शेयर किया था और इसमें हमने सबसे पहले जो चीज़ डिस्कस की थी वो थी वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग की इस इम्पोर्टेंस की वजह से मैं इसको सबसे पहले डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी वेटेज इस पेपर में काफ़ी ज़्यादा हाई है और ये सवालात काफ़ी इजी होते हैं अगर समझ आना लग जाए तो, क्योंकि इनमें माइनर सी टेक्निकलिटीज़ होती हैं, लेकिन अगर किसी को ये समझ आना शुरू हो जाए तो ये काफ़ी आसान पोर्शन है मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपसे कुछ एग्जाम्पल MCQs शेयर करूंगा जो कि मुख्तलिफ पास्ट पेपर में से कलेक्ट किए गए हैं। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके इस एग्जाम में वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन किस तरह से आएंगे। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो का पहला MCQs, जो कि है जिसमें एक वर्ड दिया हुआ है जो आपको नज़र आ रहा है, और इसमें हमने देखना है मोस्ट क्लोजली रिलेटेड जो इसके बनता है। तो हम इन ऑप्शंस में देखते हैं, तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन बनती है C ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हमने इस वर्ड का सिनोनिम फाइंड आउट करना है और इसकी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बनती है B। फिर इसके बाद अगर अगले क्वेश्चन पे बात की जाए तो यहाँ पे एंटोनिम पूछा गया है। तो इसमें आप पैटर्न गेस करते जाएं कि इसमें मुख्तलिफ वर्ड्स दिए हुए होते हैं और उनके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स या रिलेटेड वर्ड की सूरत में जवाब पूछा गया होता है, और यहाँ पे इस सवाल का जो आंसर बनता है A। फिर इसी के साथ कुछ और क्वेश्चंस, जैसा कि कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है क्लॉक इज़ टू टाइम, जो कि क्लॉक एंड टाइम से रिलेटेड है और इनके दरमियान एक रिलेशन शो कर रहा है कि रिलेशन इस तरह से है कि क्लॉक टाइम देखने के लिए इस्तेमाल होती है। तो इसी तरह से थर्मोमीटर के लिए हमने यहाँ पे खाली जगह को पुर करना है। तो थर्मोमीटर हम इस्तेमाल करते हैं टेम्परेचर को देखने के लिए या टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। और फिर इसके बाद अगर अगले क्वेश्चन पे बात की जाए तो यहाँ पे पैराडॉक्स पूछा गया है। पैराडॉक्स का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस या कुछ ऐसी बातें जो हकीकतन गलत या बातें नज़र आ रही हों, रियलिटी से मुख्तलिफ हों, लेकिन उनके बैक एंड पे जो मीनिंग बन रहे होते हैं वो मीनिंगफुल होते हैं। तो यहाँ पे मुख्तलिफ सेंटेंसेस हैं, जैसे कि ए स्क्वायर हैज़ 4 साइड्स। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंटेंस है। और वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये भी एक करेक्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंटेंस है। एंड द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये भी एक रियलिटी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लेकिन ऑप्शन बी की अगर बात की जाए, द मोर यू लर्न द लेस यू नो, तो इसको अगर हम देखें तो ये पैराडॉक्स की कैटेगरी में आता है, लिहाजा इसकी बी ऑप्शन दुरुस्त है। फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे ट्री एंड फॉरेस्ट के दरमियान एक रिलेशन शो किया गया है कि ट्री से मिलके एक फॉरेस्ट बनता है या फॉरेस्ट में ट्रीज होती हैं। और इसी तरह से अगर फ़िश की बात की जाए तो ये ओशन से रिलेटेड है कि दरियाओं में या समंदरों में फ़िश पाई जाती हैं। और फिर इसके बाद वर्ड डज द वर्ड, और ये एक वर्ड दिया हुआ है और इसका मीनिंग पूछा गया है। तो ये वर्ड पहले भी गुजर चुका है, जिसका हमने ऑप्शन करेक्ट की थी, टेम्परेरी थी। तो ये लास्टिंग ए वेरी शॉर्ट टाइम, जो कि टेम्परेरी से रिलेटेड ही है, तो इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे दुरुस्त है। और यहाँ पे एक ग्रुप दिया हुआ है, एप्पल, ऑरेंज, बनाना, ग्रेप एंड कैरेट, और इसमें पूछा गया है कि कौन सा इनमें से ऐसा फ्रूट है या कौन सा ऐसा नाउन है जो इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता। तो इस ग्रुप की अगर बात की जाए तो बनाना इज़ ए फ्रूट, ग्रेप इज़ ए फ्रूट, एप्पल इज़ एन फ्रूट, और कैरेट की अगर बात की जाए तो ये सम टाइम वेजिटेबल में काउंट होता है। तो इसको एज ए वेजिटेबल कंसिडर करते हुए ऑड वन या इस ग्रुप से बिलोंग नहीं है, इस वजह से इसको यहाँ करेक्ट ऑप्शन के तौर पे चूज़ किया गया।
और फिर इसके बाद अगर बात की जाए तो ये मैथमेटिकल रिलेटेड क्वेश्चन है जिसमें कैट है जिसको एक कोड असाइन किया गया 312 और डॉग है जिसका कोड हमने कैलकुलेट करना है। अब अगर इस कैलकुलेशन की बात की जाए तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैट का जो कोड यहाँ पे जनरेट किया गया है इसमें क्या पैटर्न पाया जा रहा है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अल्फ़ाबेटिकली अगर देखा जाए तो ए बी सी में सी थर्ड अल्फ़ाबेट है और जो कि कैट का है। और फिर ए की अगर बात की जाए तो ये फर्स्ट अल्फ़ाबेट है और टी की अगर बात की जाए तो ये 20th अल्फ़ाबेट बनता है। तो इन तीनों को मिला के अगर हम लिखें तो 312 तो यहाँ पे इस एक नंबर को कंसिडर किया गया और ज़ीरो को डिस्कार्ड किया गया। तो यहाँ से जो नंबर बनता है वो 312 बनता है। अब इसी तरह से हमने डॉग के लिए कंसिडर करना है तो डॉग का जो सबसे पहले डी है वो अल्फ़ाबेटिकली 4th पोजीशन पे है और फिर ओ की अगर बात की जाए तो ये 15th पोजीशन पे और जी की अगर बात की जाए तो ये 7th पोजीशन पे है। तो हमने क्या किया 4 को कंसिडर किया 1 को कंसिडर किया और 5 यहाँ से डिस्कार्ड हो जाएगा जैसे कि हमने यहाँ पे 0 को डिस्कार्ड किया था और फिर 7 को कंसिडर किया है तो ये 714 इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है जो कि ऑप्शन सी है। और फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन पे अगर बात की जाए तो व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस। तो हमने सीक्वेंस को देखना है कि 2 के बाद 6 आता है तो इनके दरमियान क्या सीक्वेंस पाया जा रहा है। 6 के बाद 12 आ रहा है तो ये किस पैटर्न के तहत आ रहा है और 12 के बाद 20 किस पैटर्न के तहत आ रहा है। तो अगर हम इनका डिफरेंस देखें तो ये 2 और 6 के दरमियान 4 का डिफरेंस बन रहा है। 6 एंड 12 के दरमियान 6 का डिफरेंस बन रहा है एंड 12 एंड 8 के दरमियान 12 एंड 20 के दरमियान 8 का डिफरेंस बन रहा है। तो अगर इस सीक्वेंस को हम देखें तो यहाँ पे देखें 4 6 8 तो फिर सिमिलरली इसके बाद जो अगला नंबर है वो 20 + 10 होना चाहिए। तो 20 + 10 अगर हम निकालें तो वो नंबर निकलेगा 30 जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे दुरुस्त है। और फिर इसके बाद चूज़ द करेक्ट सिनोनिम्स तो यहाँ पे सिनोनिम हमने इस वर्ड का चूज़ करना है और इसकी करेक्ट ऑप्शन बनती है बी। और फिर उसके बाद व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ तो एंटोनिम्स यहाँ पे पूछा गया एंटोनिम्स हो या अपोजिट हो तो इसका ऑप्शन ए दुरुस्त है। और फिर इसके बाद कंप्लीट द एनालॉजी यहाँ पे विंटर इज़ टू कोल्ड तो सिमिलरली फिर समर इज़ टू हॉट जो कि ऑप्शन बी यहाँ पे दुरुस्त बनती है। और अगले क्वेश्चन पे अगर बात करें तो यहाँ पे हमने करेक्ट स्पेलिंग को आइडेंटिफाई करना है तो ऑप्शन सी यहाँ पे दुरुस्त है। और व्हाट डज द इडियम तो इस इडियम की अगर मीनिंग की बात की जाए किक द बकेट तो बी ऑप्शन इसके लिए दुरुस्त है। और फिर उसके बाद इफ़ रेड इज़ कोडेड एज 27 हाउ इज़ ब्लू कोडेड तो इस तरह का क्वेश्चन पहले भी गुजर चुका है लेकिन हर क्वेश्चन में सिमिलर लॉजिक नहीं इस्तेमाल की गई होती थोड़ी सी डिफरेंसेस भी होते हैं। तो हमने देखना है कि रेड कोड 27 कोड किस तरीक़ा से किए गया है। तो इसके लिए सबसे पहले अगर आर की बात की जाए जो कि रेड का पहला अल्फ़ाबेट है तो ये 18th पोजीशन बनता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ए बी सी के अकॉर्डिंग अगर देखें। और ई की अगर बात की जाए तो ये 5th लेटर है अल्फ़ाबेटिकली और डी की अगर बात की जाए तो ये 4th लेटर है। अब उसने क्या किया कि इन सबको सम अप किया है 18 5 एंड 4 तो ये बनता है 27 तो ये उसने कोड किया है 27। तो इसी तरीक़ा से हमने ब्लू के लिए फाइंड आउट करना है तो बी को अगर देखें तो ये सेकंड पोजीशन पे आता है अल्फ़ाबेट्स में और एल को अगर देखा जाए तो ये 12th पोजीशन पे है यू 21st लेटर है अल्फ़ाबेटिकली और ई की अगर बात की जाए तो ये 5th पोजीशन पे है। तो इनकी जो भी पोजीशंस बन रही हैं इन सब को हमने सम अप करना है तो इसका जो रिज़ल्ट बनता है 40। तो यहाँ पे दुरुस्त ऑप्शन अगर हम निकालें तो ये 36 इसके ऑप्शन में यहाँ पे गलती हो गई इसको यहाँ पे 40 होना चाहिए तो आप इसको दुरुस्त ऑप्शन 40 कंसिडर कीजिएगा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक होगी। और फिर बल्कि मैं इसको दुरुस्त भी कर लेता हूँ अगर नेक्स्ट टाइम इस तरह की ज़रूरत पड़ती है अगर ये क्वेश्चन कहीं पे रिपीट होता है तो
आपके लिए दोबारा प्रॉब्लम ना हो, तो मैं इसको अभी 40 ही कर देता हूँ। और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है चूज द करेक्ट पेयर ऑफ वर्ड। और यहाँ पे हमने देखना है कि जो पेयर दिया गया उसके दरमियान रिलेशन क्या है, जो कि है डॉक्टर एंड पेशेंट। तो अब डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान जो रिलेशन बनता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इन दिए हुए पेयर्स में से एक पेयर को चूज़ करना है। तो पहला ही जो पेयर है, जो कि है टीचर एंड स्टूडेंट्स, तो ये डॉक्टर एंड पेशेंट से मोस्ट सिमिलर है, तो इसलिए यहाँ पे हम इसको ऑप्शन ए दुरुस्त करार देते हैं। और फिर उसके बाद सेलेक्ट द वर्ड डेट इज एंटेनम्स फॉर। तो इसका एंटेनम अगर हम फाइंड आउट करें तो ऑप्शन सी यहाँ पे दुरुस्त है। और फिर इसके बाद इफ़ फ्लावर इज़ कोडेड, फ्लावर को अगर इस नंबर के साथ कोड किया गया है, तो वाटर के लिए क्या कोड जनरेट होगा। तो इसकी जो दुरुस्त ऑप्शन बनती है वो मैं आपको बता देता हूँ, सी ऑप्शन है। लेकिन ये कैसे कैलकुलेट हुई है ये आपने खुद गैस करनी है और फिर आपने कमेंट करना है। और अगर आपसे ये कैलकुलेशन नहीं होती तो फिर भी आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको दुरुस्त ऑप्शन बता दूंगा। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि इस तरह के दो क्वेश्चन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो जब आप ये वाला क्वेश्चन खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि मेरे बताए हुए जो सवालात हैं वो हूबहू आपके पेपर में नहीं आने वाले, बल्कि इस पैटर्न के सवालात आपके पेपर में इंक्लूडेड होंगे, लिहाजा आपको प्रैक्टिस की भी ज़रूरत है। और फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन पे अगर बात करें तो ये एक वर्ड दिया हुआ है जिसका हमने सिनोनिम्स फाइंड आउट करना है, तो ए ऑप्शन इसकी दुरुस्त है। और फिर उसके बाद अगर हम इस एनालॉजी को देखें, क्लॉक इज़ टू टाइम, तो फिर इस तरह अगर कैलेंडर की बात की जाए तो क्लॉक और टाइम के दरमियान जो रिलेशन बन रहा है, तो सिमिलरली कैलेंडर एंड डेट्स के दरमियान भी वही रिलेशन बन रहा है, जो कि सी ऑप्शन यहाँ पे दुरुस्त है। और फिर इसके बाद हमने एक फ्रेज़ को देखना है, जो कि ट्रू टू थ्रो इन द टॉवल। तो इसका जो मीनिंग बनता है वो ऑप्शन ए यहाँ पे दुरुस्त है। और फिर उसके बाद हमने इस सेंटेंस को देखना है जो करेक्टली पंक्चुएशन के अकॉर्डिंग करेक्ट है, तो इसके लिए जो ऑप्शन बी दुरुस्त है, क्योंकि इसमें जो पंक्चुएशन इस्तेमाल की गई है वो एग्जैक्टली करेक्ट है। और इसके अलावा जो बाकी ऑप्शंस हैं उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है। और फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन पे बात की जाए तो अपोजिट पूछा गया है यहाँ पे। अगर अपोजिट पूछा गया हो, एंटोनिम पूछा गया हो, वो सेम मतलब बनता है। और सिमिलरली अगर सिनोनिम्स या रिलेटेड मीनिंग पूछा गया हो तो वो चीज़ें सेम बनती हैं। तो एक एक्स्ट्रोवर्ड का जो यहाँ पे इंट्रोवर्ड अपोजिट बनता है। और फिर इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जिसमें एक सेंटेंस दिए गए, द डिटेक्टिव केयरफुली एग्जामिन द डैश एविडेंस टू सॉल्व द केस। तो इसको हमने बेस्ट वर्ड चूज़ करना है जो कि इस सेंटेंस को कंप्लीट करे। तो ऑप्शन ए को अगर हम यहाँ पे देखें तो ये ज़्यादा मोस्ट सूटेबल ऑप्शन बनती है। तो आज की ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हुई और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद सवालात के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।